हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीटेट को ध्यान में रखते हुए सीडीपी में जीन पियाजे से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी को देखने वाले हैं। ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी है कहीं ना कहीं अपना संबंध जीन पियाजे से रखती है और इन्हीं टर्मिनोलॉजी को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो जब बात आती है जीन पियाजे की, सबसे पहले हम लोग कुछ जीन पियाजे के बारे में जान लें। ज्यों ही जीन पियाजे की बात आती है, आपको पता है कि यह एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे और जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इनका जन्म 1896 में होता है। यहीं पर आपके दिमाग में एक डेट और खटक सकती है कि सर लेवाइगोत्स्की का भी जन्म 1896 में हुआ था, लेकिन वे रूसी रचनावादी थे, रूसी रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे लेवाइगोत्स्की, उनका भी जन्म 1896 में होता है। अंतर क्या है कि आपके जो जीन पियाजे हुआ करते हैं ये आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, और जो आपके रूसी रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे लेवाइगोत्स्की, और दोनों लोगों का जन्म 1896 में होता है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दिया, और इसके पहले इन्होंने जो है मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत, सबसे पहले नैतिक विकास के सिद्धांत पर कार्य करने वाले जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, आपके जीन पियाजे थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने बच्चे की इनकी थिंकिंग पर इनका ध्यान गया और उस पर अध्ययन करते करते इन्होंने बाद में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और इन्होंने ही, आपके जीन पियाजे ने ही, एक छोटे बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक नाम जाना, और इन्होंने बच्चों के विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा, जो कि आपके परीक्षा का बार बार भाग बनता है और उसे समझना अति आवश्यक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बताएंगे। नन्हा वैज्ञानिक इन्होंने कहा, और एक ऐसे वैज्ञानिक थे आपके रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। चलिए देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और बात आती है, इनकी एक बुक थी जो कि बार बार पूछी जाती है, वह बुक कौन सी थी देखते हैं। चलिए, इनकी जो बुक का नाम था बाल चिंतन की भाषा। अब चलिए हम एक एक करके इन टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली आपकी टर्मिनोलॉजी जो आपके सामने लिखी हुई है वह आपकी है स्कीमा। स्कीमा क्या है? अपने ज्ञानेंद्रियों एवं अनुभव। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, स्कीमा यानी कि अपने ज्ञानेंद्रियों एवं अनुभव से प्राप्त जानकारी को मस्तिष्क में संचित करना ही स्कीमा कहलाता है। अपने ज्ञानेंद्रियों एवं पूर्व अनुभव से जानकारियों को मस्तिष्क में संचित करना ही स्कीमा कहलाता है। कंफर्म हो गया होगा। अब वहीं पे जो दूसरी टर्मिनोलॉजी लिखी गई है स्कीम। जब स्कीम की बात करते हैं तो स्कीमा के आधार पर ही अपने व्यवहार को क्रमबद्ध करना, स्कीमा के आधार पर ही अपने व्यवहार को क्रमबद्ध करना ही स्कीम कहलाता है। तो इसमें बहुत बारीक अंतर है स्कीमा और स्कीम को। स्कीमा के आधार पर ही अपने व्यवहार में क्रमबद्ध परिवर्तन ये स्कीम है, और अगर स्कीमा की बात करें तो अपने ज्ञानेंद्रियों एवं अनुभव से प्राप्त जानकारी को मस्तिष्क में संचित करना। ज्ञानेंद्रिय आपको पता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, बाहरी और आंतरिक की बात करें 2 हैं। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम और पूर्व अनुभव से प्राप्त जानकारी को मस्तिष्क में संचित करना ही स्कीमा, और इसी स्कीमा को अपने व्यवहार में क्रमबद्ध करना ही स्कीम है। उसके बाद जो अगली शब्दावली आती है एडाप्टेशन यानी कि अनुकूलन। जब हम एडाप्टेशन की बात करते हैं तो एडाप्टेशन कुछ इस तरह समझिए, जब आदमी वातावरण इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, जब व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है यानी कि उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया, ढाल लेता है, उसी को ही एडाप्टेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मली आपका गेहूं का भी उत्पादन होता है, चावल का भी उत्पादन होता है, बाजरे का उत्पादन होता है। लेकिन यदि हम यहीं से पश्चिम बंगाल में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं वर्षा अधिक होती है और चावल का उत्पादन हुआ करता है और लोग मछली का पालन करते हैं। यहाँ पे
जो व्यक्ति दाल चावल के साथ साथ रोटी का सेवन किया करता है, बिना रोटी के उसका काम नहीं चलता, लेकिन यही व्यक्ति जब वहाँ पे शिफ्ट हो जाए और वहाँ के जो कल्चर है, जो खाने पीने का तरीका है, उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले, यही आपका एडाप्टेशन है। यानी कि उस वातावरण के अनुसार वो अपने को ढाल लिया, उसको भी अब मछली भात अच्छी लगने लगी और उसका जो है दिनचर्या अच्छे से चलने लगी, यही आपका एडाप्टेशन है। इसके बाद आती है एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसात्वकरण। आत्मसात्वकरण एसिमिलेशन की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि अपनी जानकारी में, अपनी पूर्व जानकारी में नई जानकारी को जोड़ते हुए आगे बढ़ना। आपका बहुत पूछा जाता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन और आत्मसात्विकरण से बहुत क्वेश्चन बनता है सीटेट में, और यह बार बार आपकी परीक्षा का भाग बनता है, किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा का लगभग हर बार भाग बन जाता है। चाहे आपके जिन प्याजे के माध्यम में उस पर पूछ लिया जाए, चाहे आपके जो है यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाए, दोनों में अंतर क्या है तो जान लीजिए। जब आपसे बात करें एसिमिलेशन की बात करें, आत्मसात्वकरण की बात करें, तो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हुए आगे बढ़ना। वहीं पर जब वो आपसे बात करें अकोमोडेशन यानी कि समायोजन की बात करें, तो अपने पूर्व ज्ञान, अपनी जानकारी में, अपने पूर्व ज्ञान में, अपनी जानकारी में संशोधन करके, अपनी जानकारी में, अपने पूर्व ज्ञान में संशोधन करके आगे बढ़ना। यानी कि यहाँ जो था आत्मसात्विकरण एसिमिलेशन था, इसमें अपनी जानकारी में सिर्फ आपको ऐड करना था, और लेकिन जब समायोजन की बात हो रही थी तो इसमें क्या था, संशोधन की बात आती है, पूर्व जानकारी में संशोधन करके आगे बढ़ना। वहीं हमारे जो अगली शब्दावली आती है इक्विलिब्रेशन, यानी कि बराबर करना, यानी कि जो आपका एडॉप्टेशन है, एसिमिलेशन है और आपका एकोमेंडेशन है, यानी कि समायोजन है और सात्विकरण है, इन्हीं में सामंजस्य बैठाना ही इक्विलिब्रेशन कहलाता है। इसमें जो बहुत सारे बच्चे इन दोनों में सामंजस्य आपस में नहीं बैठा पाते हैं, अर्थात अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ना जोड़ पाना और उसके साथ उसको अगर जोड़ ले रहे हैं तो उसमें यदि कोई संशोधन है, कुछ गलतियां हैं तो उसको पुनः सुधार करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इन्हीं घटना को ही, यहीं से ही आपका जो है, इनको जो एक तालमेल आपस में है उनको बराबर करके चलना ही आपका क्या कहलाता है, इक्विलिब्रेशन। तो यहाँ समझ आ गया होगा कि आपके एसिमिलेशन और एकोमेंडेशन यानी कि समायोजन और आत्मसात्विकरण में तालमेल बैठाना या इनको बराबर करके आगे बढ़ना है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है। इसके बाद आती है अगली शब्दावली एनिमिज्म। एनिमिज्म का संबंध जीववाद से है। एनिमिज्म की बात आती है तो जीववाद आता है, इसकी हिंदी जीववाद होती है। अब समझ लीजिए कि जीववाद क्या है। जब जीववाद की बात होती है तो जीववाद यानी कि जीव का एक अपवाद, जीव ही एक अपवाद है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है तो वही आपका जीववाद कहलाता है। यही बात आती है आपकी है अगली शब्दावली है ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि अहम केंद्रित की बात आती है, ईगोसेंट्रिज्म की बात आती है। तो जब बच्चा अपने आप को सेंटर में मानता है, यानी कि जो हूँ मैं हूँ, जो जानता हूँ मैं जानता हूँ, जैसे मैं रहता हूँ वैसे सब लोग रहें, ना कि जैसे सब लोग रहते हैं वैसे मैं रहूँ। यानी कि वो बच्चा मानता है, अपने आप को सेंटर में रखता है और मानता है कि यदि मुझे किताब पढ़ना पसंद है तो वह सोचता यही है कि सबको किताब पढ़ना पसंद होगा। यदि उसे घूमना पसंद है तो वो मानता है कि सबको घूमना पसंद है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, मेरे को तो पसंद है। यही है आपका अहम केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिज्म। इसमें बच्चा अपने को सेंटर्ड मानता है और वह सोचता है कि जो मैं करूं वही सब लोग करें, जो मैं खाऊं वही सब लोग खाएं, मुझे पसंद है तो सबको पसंद होगा। यही आपका ईगोसेंट्रिज्म है। तो इन शब्दावलियों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो यदि आए हो पसंद, यदि आपका हो गया हो कॉन्सेप्ट क्लियर, तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और एक छोड़ जाइए प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।